नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिबंध एंजाइम पर, जो दिए गए नोट्स पर आधारित है। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा लक्ष्य इस बेहद जटिल वैज्ञानिक विषय को एकदम सरल और रोचक बनाना है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, मतलब जो नोट्स और स्लाइड्स हैं, वो जीन क्लोनिंग से लेकर जीनोम विश्लेषण तक हर चीज को बहुत ही गहराई से कवर करते हैं। हाँ, और मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि आज की इस चर्चा के बाद विद्यार्थियों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स परीक्षा के लिए अच्छी तरह से याद रहें। ये कोई उबाऊ लेक्चर नहीं होगा। चलिए इसे समझते हैं। विज्ञान की दुनिया में हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, डीएनए की आणविक कैंची, या जिसे मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। बिल्कुल, जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आती है तो सबसे पहले इन्हीं कैंचियों का जिक्र होता है। तो नोट्स के आधार पर अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये प्रतिबंध एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वास्तव में क्या है? हाँ, ये विशेष प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये कोई साधारण कैंची नहीं है। मतलब ये कहीं से भी डीएनए को नहीं काट देते? एकदम सही। ये बहुत ही विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानते हैं। पहले ये पूरे डीएनए को स्कैन करते हैं और फिर ठीक उस पहचानी गई जगह पर या उसके बिल्कुल पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कट लगाते हैं। और इनकी यही सटीकता इन्हें इतना खास बनाती है। जीन क्लोनिंग हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या डीएनए मैपिंग, ये हर जगह एक आवश्यक उपकरण के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, और जीनोम विश्लेषण में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनके बिना आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही कहा। और विज्ञान के इतिहास में इनकी खोज कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए बाकायदा 1978 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, 3 महान अग्रदूतों को ये नोबेल पुरस्कार मिला था, वर्नर आर्बर, हैमिल्टन स्मिथ और डैनियल नाथन्स। वर्नर आर्बर ने सबसे पहले प्रतिबंध संशोधन की अवधारणा दी थी, है ना? बिल्कुल, और उसके बाद हैमिल्टन स्मिथ ने पहली बार एक प्रतिबंध एंजाइम को सफलतापूर्वक अलग करके दिखाया था। और फिर डैनियल नाथन्स ने इन एंजाइमों का उपयोग करके पहली बार डीएनए मैपिंग की। इन तीनों के काम ने सच में दुनिया बदल दी। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि प्राकृतिक रूप से ये एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? क्या इंसानों ने इन्हें बनाया है? यही तो मैं सोच रहा था, ये प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलते हैं? ये असल में बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया की अपनी प्रतिबंध संशोधन प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। एक तरह की जैविक रक्षा प्रणाली। बिल्कुल। इनका मुख्य काम बैक्टीरियोफेज यानी उन वायरसों से बैक्टीरिया की रक्षा करना है जो उन पर हमला करते हैं। तो जब वायरस अपना विदेशी डीएनए बैक्टीरिया में डालता है तो ये कैंचियां उसे नष्ट कर देती हैं। हाँ, ये एंजाइम उस विदेशी डीएनए को पहचानकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अगर ये एंजाइम डीएनए को ऐसे काट देते हैं तो बैक्टीरिया खुद के डीएनए को कटने से कैसे बचाते हैं? ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर तंत्र है। बैक्टीरिया अपने डीएनए को सुरक्षित रखने के लिए एक एंजाइम का उपयोग करते हैं जिसे मिथाइल ट्रांसफेरेज कहते हैं। मिथाइल ट्रांसफेरेज मतलब ये कोई रासायनिक बदलाव करता है? एकदम सही। ये एंजाइम होस्ट डीएनए पर एक मिथाइल समूह जोड़ देता है। इस प्रक्रिया को मिथाइलेशन कहते हैं। तो ये मिथाइल समूह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हाँ, जब प्रतिबंध एंजाइम मिथाइलेटेड डीएनए को देखते हैं तो वे उसे अपना मानकर छोड़ देते हैं। वे सिर्फ बिना मिथाइल वाले विदेशी डीएनए को ही काटते हैं। क्या गजब की व्यवस्था है। अब अगर हम उस विशिष्ट जगह की बात करें जहां ये एंजाइम काटते हैं, तो नोट्स में एक शब्द है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। विद्यार्थियों को मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूं। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है RACECAR, आगे से पढ़ो या पीछे से, ये रेस कार ही रहता है। बिल्कुल, या जैसे MADAM मैडम शब्द, लेकिन डीएनए के मामले में ये थोड़ा अलग होता है। हाँ, क्योंकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी इसकी? डीएनए में पैलिंड्रोम का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड्स पर 5 प्राइम से 3 प्राइम यानी 5' से 3' दिशा में अनुक्रम बिल्कुल समान पढ़ा जाता है। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण EcoRI है। हाँ, EcoRI का अनुक्रम 5' से 3' दिशा में GAATTC होता है। और अगर हम दूसरे पूरक स्ट्रैंड को भी 5' से 3' दिशा में पढ़ें तो वो भी GAATTC ही होता है। बिल्कुल, यही पैलिंड्रोम है जिसे EcoRI पहचानता है।
अब अगर हम इन एंजाइमों के प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो टाइप 1 को काम करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। हाँ, और वे यादृशिक रूप से मतलब रैंडम जगह पर काटते हैं, इसलिए क्लोनिंग में उनका उपयोग शायद ही कभी होता है। और टाइप 3 भी एटीपी का उपयोग करते हैं और साइड से थोड़ी दूर काटते हैं। सही कहा। और टाइप 4 तो विशेष रूप से मिथाइलेटेड डीएनए को ही पहचानते हैं। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हुआ? सबसे महत्वपूर्ण है टाइप 2। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में टाइप 2 एंजाइमों का ही व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बिल्कुल पहचान स्थल के भीतर ही काटते हैं। ये अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। और इन्हें एटीपी की भी आवश्यकता नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। इन्हें उत्प्रेरक के रूप में केवल मैग्नीशियम आयन यानी Mg2+ की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख उदाहरण जो नोट्स में दिए गए हैं वे हैं इकोआरआई, हिंद 3, बामेचाय और हैरी 3। हाँ, ये लेबोरेटरियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टाइप 2 एंजाइम है। अब इनके काटने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। नोट्स में 2 प्रकार के सिरों का जिक्र है, चिपचिपे सिरे और कुंद सिरे, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। देखिए, चिपचिपे सिरे तब बनते हैं जब एंजाइम डीएनए को तिरछा काटता है, जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग उत्पन्न होते हैं। जैसे इकोआरआई करता है। हाँ, ये जी और ATTC के बीच में काटता है। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लटकते हुए सिरे पूरक बेस पेयरिंग की अनुमति देते हैं। इससे बंधन यानी लाइगेशन बहुत कुशल हो जाता है। मतलब प्रयोगशाला में डीएनए के 2 अलग-अलग टुकड़ों को जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। एकदम सही। लेकिन कुंद सिरे इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। हाँ, कुंद सिरों में बिना किसी ओवरहैंग के डीएनए के आर पार बिल्कुल सीधा कट लगता है, जैसे HAIII एंजाइम करता है। बिल्कुल। वो GG और CC के बीच में सीधा काटता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है। वो क्या? कुंद सिरों में लाइगेशन बहुत कम कुशल होता है। वैज्ञानिकों को इन्हें जोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। समझ गया। अब इन एंजाइमों के नामकरण प्रणाली की बात करते हैं। मतलब ये नाम कैसे रखे जाते हैं? इकोआरआई नाम ही ले लीजिए। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि विज्ञान में यह प्रणाली कितनी सुव्यवस्थित है। मैं इकोआरआई को डीकोड करता हूँ। इसमें पहला अक्षर ई उसके जीनस एस्केरिशिया को दर्शाता है और अगले 2 अक्षर को उसकी प्रजाति यानी कोलाई से आते हैं। फिर आता है आर जो उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन या प्रकार को बताता है। और अंत में जो रोमन अंक आई है वो उस विशेष स्ट्रेन से एंजाइम की खोज का क्रम दर्शाता है। मतलब वो पहला खोजा गया एंजाइम था। बहुत ही तार्किक प्रणाली है। बिल्कुल। अब अगर हम इसके कार्य के तंत्र और जटिल एंजाइम व्यवहार को देखें तो यह 4 मुख्य चरणों में होता है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा है। पहला चरण है एंजाइम का पहचान अनुक्रम से जुड़ना। हाँ, फिर दूसरा चरण है डीएनए का झुकना, जिससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक्सपोज हो जाता है। फिर तीसरा चरण है उस बॉन्ड का हाइड्रोलाइज्ड होना। एकदम सही। और चौथा और अंतिम चरण है डबल स्ट्रैंड ब्रेक उत्पन्न होना, जिससे डीएनए कट जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी चाहिए होती हैं, है ना? हाँ, जैसा कि हमने पहले बताया, Mg2+ आयन बहुत जरूरी है। साथ ही इष्टतम pH, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस का उचित तापमान और पानी का उपयोग इस प्रक्रिया में होता है। कुछ जटिल व्यवहार भी होते हैं इन एंजाइमों के, जैसे आइसोशाइजोमर्स। आइसोशाइजोमर्स वे विभिन्न एंजाइम होते हैं जो एक ही अनुक्रम को पहचानते हैं और एक ही तरीके से काटते हैं। लेकिन नियोशाइजोमर्स थोड़े अलग होते हैं। हाँ, नियोशाइजोमर्स समान अनुक्रम को तो पहचानते हैं, लेकिन वे उस अनुक्रम के भीतर अलग-अलग स्थानों पर काटते हैं। और एक चेतावनी भी दी गई है नोट्स में स्टार गतिविधि को लेकर। ये एक बहुत ही असामान्य और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। उच्च ग्लिसरॉल या कम आयनिक शक्ति जैसी परिस्थितियों में ये एंजाइम अपनी विशिष्टता खो देते हैं। मतलब वे अवांछित कटाई करने लगते हैं। हाँ, वे गलत जगहों पर डीएनए को काटने लगते हैं, जिससे पूरा प्रयोग खराब हो सकता है। ये तो बहुत जोखिम भरा है। खैर, इन सब के बावजूद इनके व्यापक अनुप्रयोग हैं। बिल्कुल। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन क्लोनिंग और पुनः संयोजित डीएनए निर्माण में ये रीढ़ की हड्डी है। और आणविक निदान में भी, जैसे RFLP विश्लेषण और DNA फिंगरप्रिंटिंग। अपराध विज्ञान में तो इसका बहुत उपयोग है।
हाँ, और जीनोम मैपिंग में भौतिक मानचित्रण और अनुक्रमण परियोजनाओं में भी इनका उपयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी में ट्रांसजेनिक जीवों के विकास में भी इनका बड़ा हाथ है। फायदे तो बहुत है। उच्च विशिष्टता, पूर्वानुमानित कटाई और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य परिणाम मिलते हैं हमें। लेकिन सीमाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रतिक्रिया स्थितियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। स्टार गतिविधि का डर हमेशा रहता है। और कुछ एंजाइम तो मिथाइलेटेड डीएनए को काट ही नहीं पाते। हाँ, ये कुछ तकनीकी बाधाएं हैं जिनका वैज्ञानिकों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? विद्यार्थियों के लिए एक तेज रिवीजन कर लेते हैं परीक्षा के नजरिए से। जरूर। सबसे पहला पॉइंट, टाइप 2 एंजाइम्स सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, दूसरा पहचान स्थल हमेशा पैलिंड्रोमिक होते हैं। तीसरा पॉइंट, चिपचिपे सिरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बंधन दक्षता में बहुत सुधार करते हैं। चौथा, EcoRI सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला एंजाइम है। और पांचवा, इनकी गतिविधि के लिए Mg2+ आयंस की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। बिल्कुल सटीक। अंत में मैं यही निष्कर्ष देना चाहूंगी कि प्रतिबंध एंजाइम वे मूलभूत उपकरण हैं जो पुनः संयोजक डीएनए तकनीक को संभव बनाते हैं। और अगर विद्यार्थियों को और गहराई में जाना है तो भी ब्राउन, प्रिमरोज, वॉटसन और सैमब्रुक जैसे प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों का संदर्भ ले सकते हैं। जाने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल जो मैं सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी। प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया ने वायरस से बचने के लिए जो रक्षा तंत्र विकसित किया, उसने आज हमें प्रकृति के कोड को ही फिर से लिखने की शक्ति दे दी है। जरा सोचिए, सूक्ष्म जीवों की दुनिया में छिपे ऐसे और कितने रहस्य होंगे जो भविष्य में चिकित्सा और विज्ञान की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।